इकॉनमी पार्ट 11 में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लिया था। तो जितने भी नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस है थियोरेटिकली वो सारे करेंगे, और कुछ जो मैंने बताया था कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं इस पार्ट में नहीं करा रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोरेटिकली वो सारे हम यहीं पे कवर कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से नेशनल इनकम रेफर्स टू पार्ट 1 मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है। यहाँ पे देखो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, तो ट्राई करो कि अगर हमें कहीं पे मिले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का तो वो ऑप्शन होगा। अगर फाइनल वाला नहीं मिलता है देन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स ये नहीं होता हमारा। मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स नहीं होता। मनी वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स नहीं मिले, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। देखो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, देखो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट एनुअल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखो ये तो होगा नहीं, और गवर्नमेंट की एनुअल रेवेन्यू भी नहीं होती क्योंकि नेशनल इनकम में गवर्नमेंट और प्राइवेट सबकी काउंट करी जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो कोई है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है, सेकंड, दैट इज टोटल प्रोडक्टिव इनकम। प्रोडक्टिविटी से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो इनकम आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके, व्हाट डज नेशनल इनकम मीन, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 1, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन 1 ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फाइन। सेकेंड ऑप्शन सेज द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, कैंसिल करो इसको। थर्ड ऑप्शन सेज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल, इसको भी कैंसिल करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये भी नहीं है, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ऑफिशियल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। मैंने थियोरेटिकल में बताया था कि एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम हमें कौन बताता है, CSSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी है, मैंने किसी पार्ट में स्टार्टिंग में CSO की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स बता दी है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, ये होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम, हमने थियोरेटिकल में भी पढ़ा था। PCI जब निकालते पर कैपिटा इनकम तो नेशनल इनकम को डिवाइड किससे करते हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और किसके बीच में, टोटल वर्किंग से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे डिवाइड करना है, नेशनल इनकम को डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ इकोनॉमी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट्स इन द टर्शियरी सेक्टर, यहाँ पे कौन सा सेक्टर होता है, सर्विस इंडस्ट्री। अप्रोक्सीमेटली 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, फोर्थ ऑप्शन। देखो नेशनल इनकम में मैंने बताया था क्या क्या काउंट करते हैं, वेजेस एंड सैलरी काउंट करते हैं, प्रॉफिट्स काउंट करते हैं और रेंट काउंट करते हैं। और कौन सी चीज़ नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट और नेशनल डेट, क्योंकि जो हमारे पूरे नेशन पे कर्जा चढ़ा हुआ है, डेट को कर्जा बोलते हैं, उस पर हम जब इंटरेस्ट पे करेंगे वो किसको जाएगा, फॉरेन कंट्री को जाएगा। द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम। VKRV राव क्या कर रहा था, साइंटिफिक मेथड से फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम बताई थी हमारी कंट्री की। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताई थी। और कौन सा मेथड था, नॉन साइंटिफिक मेथड। अगर आपसे पूछे सबसे पहली बार नेशनल इनकम किसने निकाली, दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे बोलता है कि साइंटिफिक मेथड अगर मेंशन करे स्पेसिफिकली साइंटिफिक मेथड से किसने निकाली, तो ये हो जाएगा हमारा VKRV राव। ठीक है, बट जहाँ पे भी सिर्फ नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम पूछता है, दादा भाई नौरोजी बिना किसी डाउट के मार्क कर देना। आगे, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। द फिश कैच बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स आर पार्ट ऑफ द GDP ऑफ इंडिया। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी यूनाइटेड नेशंस
कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस पर हुई थी? वो हमारी हुई थी लॉ ऑफ सी। उसके तहत क्या बताया गया था कि जो सॉवरन राइट है, जो सॉवरन राइट्स हैं, सॉवरन राइट्स ओवर इंटरनेशनल वोटर्स, सॉवरन राइट ओवर इंटरनेशनल वोटर्स, सॉवरन राइट ओवर इंटरनेशनल वोटर्स, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम डिफाइन बोलते हैं EEZ। दिस इज EEZ इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो उसके तहत ये बोला गया था इस लॉ में कि जो भी इनकम जनरेट करेंगे इंडियन फिशरमैन, जो भी इनकम जनरेट करेंगे इंडियन फिशरमैन, वो किसके GDP में काउंट होएगी? इंडिया के। कहाँ पे जनरेट करेंगे? EEZ या फिर इंटरनेशनल वोटर्स में। आगे चलते हैं। वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड। अच्छा, जब नेशनल इनकम हम एस्टिमेट करते हैं तो क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जर्व करने की? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडिड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी एडिड। इसके बाद आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स टू बी एडिड, द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड। देखो ये गया, ये गया। जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो देखो, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट यानी हमारे पास पैसा जनरेट होगा, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे यानी हमारे पास पैसा जनरेट होगा जो हमारा बाहर जाएगा, तो वो हम किस में काउंट करेंगे? नेशनल इनकम में। ठीक है, बट जब हम इंपोर्ट करेंगे, बट जब हम इंपोर्ट करेंगे, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा क्या जाएगा? बाहर, दूसरी कंट्री में जाएगा, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडिड, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। जब भी हम इनकम मेथड की बात करेंगे तो उसमें हम पेंशन कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। किसके तहत? सुन लो, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड में, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम मेथड से, तो हम किस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे? हम पेंशन को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज सर्विस सेक्टर। किसके अंडर आता है सर्विस सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। कितना परसेंट शेयर है? 60%। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखा हुआ है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको बताया था, तब हमने वहाँ पे बात करी थी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज, कहाँ गया? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स, माइनस मिसलेनियस, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिसीट्स। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स। अच्छा, पहला ऑप्शन देखो, ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, गलत। ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, तो ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम की अगर मैं बात करूँ, पर्सनल इनकम से मोर देन नहीं, पर्सनल इनकम से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पर्सनल इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं? टैक्स भी करेंगे और मिसलेनियस रिसीट्स भी माइनस करेंगे, तो मोर तो नहीं हुआ। इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो देखो जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, अगर मैंने आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ा दिया तो तब भी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं मार्क कर पाओगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि कोई भी चीज़ इतनी सिंप्लीफाई वे में नहीं देगा, उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देता है। तो एग्जाम्पल कराने का यही बेनिफिट है कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। एक बारी में देखते के साथ ही मुझे भी नहीं आता, तो मैं भी थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करता हूँ, तो उससे आंसर निकल कर आता। आगे चलते हैं। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज। देखो नेशनल इनकम, मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड है, ए, बी एंड सी। ए में हमारा क्या आ जाता है? इनकम मेथड, ठीक है।
बी में हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड में आई कैन से प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, अच्छा प्रोडक्ट मेथड को ही मैं यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, मैं नेट आउटपुट मेथड बोलता हूँ, नेट आउटपुट मेथड। तो ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया, नेट आउटपुट मेथड। अच्छा एक चीज़ और है कि जो हमारा प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, एक मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड बताया था, वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड्स के अंदर ही कैटेगरीज है प्रोडक्ट मेथड की और नेट आउटपुट मेथड की, तो यहाँ पे आंसर तो हमारा क्या होगा, नेट आउटपुट मेथड ही होगा, ठीक है। इसको समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम कौन सा मेथड कैलकुलेट करते हैं, यानी किस मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी BILITY ऑफ डेटा। ये डेटा पर डिपेंड करता है कि क्या डेटा हमें मिला हुआ है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, किस मेथड के थ्रू, यानी प्रोडक्ट मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड के थ्रू हम क्या बोलते हैं कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी उनको इंक्लूड करेंगे, और जो इंटरमीडियरी जो बीच की चीज़ें हम उन्हें कभी काउंट नहीं करते, यानी इंटरमीडियरी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, जो नेट आउटपुट मेथड हमारा किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो आंसर इज फोर्थ। आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग नेशनल प्रोडक्ट GNP। कौन सी चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती GNP निकालने के लिए? GNP की फुल फॉर्म ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखो सिंपल सी बात है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है, परचेज ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। जब परचेज करेगी तो पैसा देना पड़ेगा किसी को। पर कैपिटा इनकम आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्यों? देखो जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखो GNP का मतलब होता ही क्या है, ये होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कहाँ पे बनाएंगे, प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशन, ठीक है, प्लस इनकम अर्न बाय इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग दोज हु आर लोकेटेड अब्रोड, माइनस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंशियल्स लोकेटेड इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे एक बात करो कि जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसा आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हम पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज लगा रही है, परचेज ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, जब कोई गुड्स खरीदेगी तो वो भी तो उसमें पैसा क्या गवर्नमेंट का ही लगेगा। तो हमारी क्या चीज़ आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम तो एक मेजर है ना किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, PCI पर कैपिटा इनकम। इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में कौन सी इनकम हम इंक्लूड करेंगे, इनकम ऑफ वॉचमैन, देखो सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स, पेंशंस और इनकम ऑफ स्मगलर्स, ये हम क्यों नहीं करते, ये मैं आगे एक और सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेशनल इनकम में किसकी इनकम इंक्लूड होगी, इनकम ऑफ वॉचमैन की होगी, आप यहाँ पे अभी ये ध्यान रखना। इसके बाद अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन। अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बहुत अच्छी टर्म है, दो चीज़ें होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले तो इन्हीं को समझते हैं, दो चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली है क्या, ये है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस imports and exports of goods with remaining world over a certain period of time, देखो किसी भी एक नेशन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा, किस चीज़ का, गुड्स का, विद रिमेनिंग वर्ल्ड, बाहर के लोगों के साथ, बाहर की कंट्रीज के साथ पर्टिकुलरली ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 ईयर, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी हमने कितना एक्सपोर्ट करा
प्लस हमने कितना इंपोर्ट करा, इसका जो डेटा है किसका, गुड्स का सिर्फ, यानी टेंजिबल गुड्स जिनको आप हाथ से छू के देख सकते हो, टेंजिबल गुड्स का। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है यहाँ पे। अच्छा, अब दो बातें यहाँ पे अब दो तरह का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरह के होते हैं, पहला और दूसरा। ये होता है हमारा पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, इसको भी से ट्रेड सरप्लस। अच्छा, ट्रेड सरप्लस में क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट होगा, यानी जो हमारी एक्सपोर्टिंग होगी वो किससे ज़्यादा होगी, इंपोर्टिंग से। ठीक है, दूसरी बात हमारा क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलेंगे, ट्रेड डेफिसिट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेड सरप्लस हो रहा था तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था किससे, इंपोर्ट से। तो यहाँ पे जब ट्रेड डेफिसिट होगा, यानी जब ट्रेड की कमी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्टिंग ज़्यादा करेंगे किससे, एक्सपोर्टिंग से। तो जितना सामान इंडिया में ज़्यादा आएगा एक्सपोर्ट होने से। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रेड गैप भी बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बैक टू क्वेश्चन आ जाते हैं अपने। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अनफेवरेबल मतलब, अनफेवरेबल का मतलब क्या हो गया बेसिकली हमारा यहाँ पे, नेगेटिव ट्रेड। तो नेगेटिव ट्रेड में क्या होता था, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होती थी एक्सपोर्टिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, अनफेवरेबल तभी होगा हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में समझने का। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में सिंपल सी बात है। इसको पहले इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या कहता है। इसका मीनिंग कहता है कि इट्स अ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट that captures countries' exports and imports of goods, export and imports of goods with remaining over। ठीक है, किस चीज़ का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका, सिर्फ गुड्स का। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेटमेंट दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस डन बाय कंट्री, किसके साथ, विद रिमेनिंग वर्ल्ड के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपने ये पढ़ लिया कि बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी, तो यानी अगर यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात करें, यहाँ पे सिर्फ गुड्स होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमारे गुड्स के साथ क्या होगा, क्योंकि हम किसकी बात करें, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, हम किस में बात करते हैं उसको, गुड्स एंड सर्विसेज में। ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आती है। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दिस इज़ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, इसके अलावा जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती है वो किस में इंक्लूड होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। अच्छा, कौन सा बेटर है, विच इज़ बेटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पार्शियल व्यू देता है किस चीज़ का, ऑफ कंट्रीज
इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो क्लियर व्यू देता है। क्यों? यहाँ पे हमारी गुड्स के साथ सर्विसेज भी बिक रही है, तो वो एग्जैक्ट बता देता है कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका सबसे क्लियर व्यू देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी थी, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। वापस चल सकते हैं अब हम। ओके, तो हमने ये कर ही लिया था ये वाला क्वेश्चन कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कब अनफेवरेबल होता है, जब इंपोर्ट्स एक्सीड करते हैं एक्सपोर्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन। देखो डेटा कलेक्शन, आई टोल्ड यू, डेटा कलेक्शन कौन करता है नेशनल इनकम के लिए? NSSO, द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म ग्रीन GNP, देखो जब भी ग्रीन GNP की बात आएगी तो वो 3 चीज़ों से लिंक्ड होता है। पहला तो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होती है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो इस तरह करी जाए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या बचा सके, फ्यूल्स, और उनके फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई डेवलपमेंट ना की जाए। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अलावा थर्ड क्या आता है, जो डेवलपमेंट किसके लिए की जाए? वेलबींग ऑफ प्लैनेट के लिए हमारे, एंड इट्स इनहैबिटेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन GNP याद रखना, ये 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे, द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस टू कॉमन बेसिस बाय बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये किसने बोला था? ये हमें बोला गया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन हिक्स। 20th सेंचुरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये, ठीक है, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम? परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज। एग्रीकल्चर का कुछ 17% है और सर्विस का कुछ 60% है, राइट। परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस इज हायर देन इंडस्ट्री। हाँ, इंडस्ट्री से ज़्यादा है, दिस माइट बी माई आंसर। अगला ऑप्शन देखते हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। देखो रीज़न तो यही हो सकता है, रीज़न बीइंग परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस का 60% है, तो सर्विस के साथ इंडस्ट्री को भी, अगर इंडस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर भी ऐड कर दोगे ना, तब भी उससे ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 100% ही होता है, 60% तो सर्विस लेकर बैठा है। तो हमारा आंसर विल बी 4th। इसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम? नहीं, पर्सनल इनकम से थोड़ी कम होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम? नहीं। इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं, ये भी नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला ये होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके साथ मिसलेनियस रिसीट्स भी होता था, मिसलेनियस रिसीट्स, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? 4th ऑप्शन। अगर यहाँ पे होता नन ऑफ दिस और एक ऑप्शन ना होता कोई, तो मैं नन ऑफ दिस पे मार्क करता है, बिकॉज यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? 4th, तो ये मार्क करेंगे। इसके बाद हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द कंट्री? सबसे पहली बार किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? हमने इन्वेस्टमेंट मेथड कहीं नहीं पढ़ा, वैल्यू एडिड पढ़ा है, इनकम पढ़ा है, एक्सपेंडिचर पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं पढ़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? मैट्रिक्स कहीं नहीं पढ़ा हमने। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाएगा नेशनल इनकम के इक्वल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, जो डाउट होगा कि नेट नेशनल इनकम क्यों नहीं है। देखो, जो नेट नेशनल इनकम होती है ना हमारी, वो किसके इक्वल होती है? NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है टैक्स वैक्स का। तो जब बोला टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ इनकम, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये है नेशनल इनकम की डेफिनेशन। अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज दैट। अच्छा, जब फेवरेबल होगा यानी प्लस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ट्रेड जब कब होता है? जब आर एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्टिंग।
जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से, तो एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, सेकेंड ऑप्शन। इंडिया सॉरी पर्सनल इनकम इक्वल्स, अच्छा पर्सनल इनकम का हमें फॉर्मूला पता है, पर्सनल इनकम इक्वल टू, चलो ऑप्शंस पे जाते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर्स इनकम, हाउस होल्ड की इनकम को क्या बोलते थे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स होती थी, ये तो नहीं है। प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर माइनस कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा भी कुछ नहीं पड़ा था। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझे एक कमी लगी, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि आया कि इसमें था 1999 में। अब वहाँ पे क्या था, हमने बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस लाए थोड़ा। देखो एक चीज़ देखो, अगर मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस की चीज़ यहाँ पर ले जाऊँ तो मेरा पर्सनल इनकम कुछ ऐसा सा हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई प्लस ये माइनस की चीज़ इधर आके पीडीआई में ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट टैक्स प्लस ये माइनस का जब यहाँ पे आएगा तो पीडीआई के साथ हो जाएगा मिसलेनियस रिसीट्स। तो देखो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूँ तो मेरा क्या बोलता है, पर्सनल इनकम इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये नहीं गिवन है। बट अगर मैं अकॉर्डिंगली टू जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जाऊँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे मार्क कर देना, ऑल्दो पूरा एक्यूरेट नहीं है बट ट्राई करना कि आप ऐसे ही सोल्व करें चीज़ों को, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड। देखो प्राइस में जब इंक्रीमेंट होता है वो किस केस में होता है, इन्फ्लेशन के केस में होता है, वो इन्फ्लेशन के केस में होता है। तो यानी जब इन्फ्लेशन के केस में जब प्राइस बढ़ते हैं तो इस चीज़ को कैसे बचाया जाता है, दिस इज डन बाय, कहाँ लिखूँ, दिस इज डन बाय प्राइसेस बीइंग कांस्टेंट, प्राइसेस को कांस्टेंट रख देते हैं और इस मेजर को क्या बोलते हैं, ये बेस ईयर के तहत काम होता है। ठीक है, तो आर ऑप्शन विल बी एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस, फोर्थ ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अकाउंट। अच्छा यही क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया नहीं था, ये क्वेश्चन एक और जगह पूछा गया था, मैंने बोलता कि मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखो सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स, इनकम ऑफ स्मगलर्स एंड सर्विसेज ऑफ साधुस। अगर इन तीनों की मैं बात करूँ आपसे तो ये हमारी कैसी सर्विसेज देते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज देते हैं, नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज। और याद रखना कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम वी ऑलवेज इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक सर्विसेज, वी ऑलवेज इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक सर्विसेज। जब सर्विस ऑफ नाइट वॉचमैन होगी वो पैसा कमाएगा वहाँ से, और वो कौन सी एक्टिविटी होगी, वो होगी इकोनॉमिक सर्विस। तो ये सारी कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज है, इसलिए हम इन तीनों को किस में काउंट नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। नेशनल इनकम कभी भी किसी या तो नेशन की होगी या फिर किसकी होगी, इकोनॉमी की, या फिर किसकी होगी, कंट्री की। ये टर्म्स ढूंढने की कोशिश करना, नेशन हो, कंट्री हो, इकोनॉमी हो, स्टेट की नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। आगे चलते हैं। देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ, सिंपल सी बात है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। शॉर्ट टर्म लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, प्रॉब्लम इज गिवन बाय। अच्छा मैंने बोला था कि जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमने पढ़ लिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमने पढ़ लिया है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी किसके साथ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ, उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी उसमें डील करते हैं हम किस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसका प्लस माइनस करके जितना भी हमारा पैसा बनता है हम उसको दे देते हैं। बट अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा कराया है एक्सपोर्ट के बदले, तो हमारी गवर्नमेंट किस में आ जाएगी, डेफिसिट में आ जाएगी, नुकसान में आ जाएगी, नुकसान में आ जाएगी। तो हमारे पास हमें पैसा चाहिए होगा बाकी कंट्रीज़ को देने के लिए, उसमें हमारी कौन हेल्प करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम पैसा शॉर्ट टर्म लोन किससे ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं। ओके ये हो गया। आईएमएफ के बेसिकली दो ही फंक्शन होते हैं, एक टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू एड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन उसका क्या होता है,
to see fixed exchange rates between countries, राइट। तो यही दो फंक्शंस होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स, देखो जीएनपी मीन्स, पहला ऑप्शन देखो ग्रोस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, काट दो, अभी बताऊंगा। मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड, जितना भी पैसा जनरेट होगा एक पूरे नेशन की प्रोडक्शन में किसी भी गिवन पीरियड में, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। देखो गुड्स की जब मैं बात करूँगा जीएनपी में सर्विसेज भी आती है, और जब मैं प्रोडक्शन की बात करूँगा तो उसमें प्रोडक्शन किस चीज़ की भी होगी, गुड्स की भी होगी, सर्विसेज की भी होगी। तो इसलिए मैंने पहला ऑप्शन कट कर दिया था यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन देखो ग्रोस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स को तो काउंट ही नहीं करते कभी, रॉ मटेरियल कच्चा सामान नहीं होता, हमेशा फाइनल गुड्स की बात करते हैं। उसके बाद मनी वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, खत्म। ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। वाइल एस्टिमेटिंग, क्वेश्चन देखो, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट? टीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस ऑफ अ मेड सर्वेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे चलो, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई एम सेइंग, मैंने एक पार्ट में गलत पढ़ा दिया है, स्टैटिस्टिकल की जगह मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट कर करके परेशान मत करना। नेशनल इनकम इंक्लूड, अच्छा नेशनल इनकम इंक्लूड में देखो क्या होता है। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बोलता है फाइनेंशियल हेल्प टू गवर्नमेंट, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ओके, पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड, ओके, विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है तो यानी क्या हो रहा है, आउटपुट, यानी हम क्या दे रहे हैं, हम एक सर्विस जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है उसको हम किस में काउंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस किस में काउंट करेंगे, नेशनल इनकम में। सो आवर आंसर विल बी फोर्थ। देखो ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय द एम्प्लॉयर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, फोर्थ ऑप्शन। देखो जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती है, यानी जो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, ये कैसी पेमेंट होती है, ये होती है वन वे पेमेंट, वन वे पेमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, वन वे पेमेंट का मतलब है कि जहाँ पे हम पैसा दे तो देंगे बट उसके बदले में हमें ना ही कोई पैसा मिलेगा, ना ही कोई चीज़ मिलेगी और ना ही कोई सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए वन वे पेमेंट होती है कि पैसा जाएगा जाएगा, आएगा नहीं। अच्छा, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, तो इसको समझते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स में, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, सबसे पहला देखो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कौन कौन से, सोशल सिक्योरिटी जिसका मैंने आंसर मार्क करा है, सोशल सिक्योरिटी, बी ओल्ड एज पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन। अरे डिसेबिलिटी है, इसको देख लेना। इससे पहले कमेंट आया ना बच्चों को कि सर को स्पेलिंग नहीं आती, मैं ही ठीक कर देता हूँ। दिस इज डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा सी स्टूडेंट ग्रांट, स्टूडेंट भत्ता, पता नहीं क्या बोलते हैं, भत्ता बोलते हैं शायद, कुछ ऐसे ही होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, इंडिया में तो देखा नहीं किसको लेते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। इसके अलावा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर चल रही हैं सारी बातें। सेकंड, इसके अलावा जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा हमें वाटर सप्लाई पे मिलती है। तो ये सारी किस में आती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आते हैं, ओके। तो देखो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो आंसर विल बी फोर्थ। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 12। थैंक यू सो मच गाइज।